नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक बेहतरीन मॉक टेस्ट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा मॉडल पेपर नंबर 16 होगा और इस मॉडल पेपर में हम हिंदी, जीके जीएस, रीजनिंग तथा गणित के प्रश्नों का क्रमवार अध्ययन करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर करके आ सकते हैं ताकि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस प्यारी सी क्लास को। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए। यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ साथ में बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली क्लासेस का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। चलिए, इसी के साथ पहला क्वेश्चन है और अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमने सारी की सारी पीडीएफ मॉडल पेपर की डाल दी हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी बताएंगे कि पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी किस वंश का शासक था। याद रखेंगे, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान इब्राहिम लोदी को जब बाबर मार देता है तो दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है और इसी के साथ दिल्ली में मुगल वंश की ये स्थापना करता है। याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर बनेगा। आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगर हम नंद वंश की बात करेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में आता है महापद्म नंद ने इसकी स्थापना की थी, जबकि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा 544 ईसा पूर्व में की गई थी। तो इन चीज़ों को भी आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बोला गया है जेबी डनलप। जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी याद रखेंगे न्यूमेटिक रबर टायर का। किसका प्यारे दोस्तों? न्यूमेटिक रबर टायर का आविष्कार जेबी डनलप के द्वारा किया गया था। आपने डनलप का अभी गद्दा वगैरह का नाम सुना होगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ में ये एक बड़ी कंपनी है। जब इन्होंने न्यूमेटिक टायर बनाए थे तो ये जो रेसिंग बाइसिकल होती हैं, जो प्रतियोगिताएं होती हैं रेस की प्रतियोगिताओं के लिए, रेसिंग साइकिल के लिए न्यूमेटिक रबर टायर इनके द्वारा आविष्कार किए गए थे, ठीक है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न में पूछा गया है लंदन देश की राजधानी है, यानी लंदन किसकी राजधानी है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी याद रखेंगे यूनाइटेड किंगडम की। किसकी है? यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। इस बात को याद रखेंगे। अगर हम फिलीपींस की बात करते हैं तो इसकी राजधानी मनीला है। क्या है प्यारे दोस्तों? मनीला है। एक इसके अलावा मालदीव की क्या है? मालदीव की प्यारे दोस्तों क्या है? माले है। अगर हम स्पेन की बात करते हैं तो इसकी क्या है? इसकी रियल मैड्रिड है। क्या है प्यारे दोस्तों? रियल मैड्रिड, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है एडोल्फ हिटलर डैश से संबंधित था। तो एडोल्फ हिटलर कहाँ का था प्यारे दोस्तों? जर्मनी का था। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर के द्वारा जर्मनी का नेतृत्व किया गया था, ठीक है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। फ्रांस की बात करें तो हमारा एक बहुत ही अच्छा पार्टनर है। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं, ठीक है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम की बात करें यानी ग्रेट ब्रिटेन की, तो इसके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। और स्पेन को तो आप जानते ही होंगे, अभी चर्चा की है इसके बारे में। आगे प्यारे दोस्तों बोला गया है न्यूटन का पहला नियम डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो न्यूटन का जो पहला नियम है प्यारे दोस्तों वो जड़त्व का नियम है। अब जड़त्व का नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम कहता है कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, यदि गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी। ये न्यूटन का पहला नियम या फिर जड़त्व का पहला नियम या इसी के साथ साथ गैलीलियो का नियम, इसी को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर याद रखेंगे न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं, जिनमें से जड़त्व का नियम, उसके अलावा संवेग का नियम और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं जो अपने रॉकेट होते हैं। जो रॉकेट हम लोग अंतरिक्ष में, स्पेस में सेटेलाइट के लिए यूज करते हैं, ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से ही चलते हैं। तो इन सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे। ये इस पर आपके सामने चीज़ें हैं। क्रिया प्रतिक्रिया वाली तीसरे के लिए, दूसरा संवेग के लिए, और अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है। ये तीनों के तीनों नियम के उदाहरण हैं। अगर हम देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 6 को। तो दोस्तों कहा गया है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, लोकसभा जो कि निम्न सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अभी हाल ही में अपने देश में लोकसभा के चुनाव हुए हैं। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है, आपसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जा सकता है, जो कि प्यारे दोस्तों 6 वर्षों का होता है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है विधानसभा का, किसका, विधानसभा का पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का, 5 वर्षों का होता है। आपसे प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति का। प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, पद ग्रहण से 5 वर्षों का। कब से, पद ग्रहण से 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा के अलावा विधान परिषद जो होती है उसका भी कार्यकाल सदस्यों का 6 वर्षों का होता है। जबकि विधान परिषद और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भी विघटित नहीं होते हैं, यानी इनको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। आगे बोला गया है ओपन एआई के बोर्ड में वापसी करने वाले सीईओ का नाम क्या है। तो प्यारे दोस्तों ओपन एआई जिसकी स्थापना किसने की थी, सैम ऑल्टमैन ने की थी। तो आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, इसमें सैम ऑल्टमैन को अभी ओपन एआई नामक संस्था ने फायर कर दिया था, यानी कंपनी से भगा दिया था। लेकिन इसके कर्मचारियों ने बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया, तो उसके बाद ओपन एआई संस्था ने वापस सैम ऑल्टमैन को ओपन एआई का सीईओ बना दिया था। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। जॉन कैंपबेल की बात करें तो ये एयर इंडिया के क्या हैं, चेयरमैन हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों बोला गया है अनहैप्पी नामक पुस्तक के थे लेखक, यानी कि अनहैप्पी जो पुस्तक है, अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है। तो दोस्तों याद रखेंगे लाला लाजपत राय की। इनके द्वारा दुखी भारत यानी अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। अगर हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की, तो इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। क्या है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, एन एरा ऑफ डार्कनेस। और आगे क्या लिखना है, इन ब्रिटिश रूल, नहीं, एन एरा ऑफ डार्कनेस, हाँ, इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी ब्रिटिश रूल के दौरान जो डार्कनेस रही थी भारत में, जो घटनाएं घटी हुई थी, उनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, एन एरा ऑफ डार्कनेस इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, याद रखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी जी की पुस्तक है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है गीता रहस्य। कौन है प्यारे दोस्तों, गीता रहस्य एक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ 9वां प्रश्न आपके सामने है। 9वें प्रश्न में प्यारे दोस्तों बोला गया है निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य की सीमाएं भारत के अधिकतम राज्यों से मिलती हैं। मध्य प्रदेश है ऑप्शन में, महाराष्ट्र है, असम है, बिहार है। अगर हम दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो वो तो उत्तर प्रदेश हो जाता। लेकिन अब उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, तो क्या लगाएंगे, तब हम लगाएंगे प्यारे दोस्तों असम। असम एक ऐसा राज्य है जो 6 राज्यों से सीमा साझा करता है। खुद मिलाकर के जो 7 सिस्टर हैं, जो नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर हैं, उनमें से 6 राज्य हैं और 7वां असम है, और 6 के 6 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले मेघालय से। किससे करता है, मेघालय से करता है। अरुणाचल प्रदेश से करता है। किससे करता है, अरुणाचल से। ठीक है, अरुणाचल से करता है। अरुणाचल के अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर किससे करता है, त्रिपुरा से करता है। किससे प्यारे दोस्तों, त्रिपुरा से करता है। त्रिपुरा के अलावा मिजोरम से करता है। किससे, मिजोरम से। मिजोरम के अलावा किससे प्यारे दोस्तों, मणिपुर से करता है। मणिपुर से भी ये सीमा साझा करता है। इसके अलावा नागालैंड से भी सीमा साझा करता है। तो ये प्यारे दोस्तों 6 राज्य हैं जिनसे असम की सीमा साझा होती है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगर हम वहीं पर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो आप लोगों के लिए एक मैप है। उत्तर प्रदेश कुल मिलाकर के 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश। नेपाल देश हो जाएगा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, जबकि उत्तराखंड, ऊपर हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे नीचे छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर बिहार। कुल मिलाकर के यहाँ पे कितने, 8 राज्य हैं, 1 यूटी है, 1 देश है, यानी टोटल 10 क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है। तो प्यारे दोस्तों नगदी फसल में आती है आपकी रबड़। ठीक है, नगदी फसल में क्या है, रबड़ आती है। जबकि इन फसलों की बात करें तो इन्हें हम मुख्य भोजन की फसलें कहते हैं, जैसे गेहूं है, बाजरा है, धान है, मक्का है। ठीक है, इसके अलावा हम गन्ना को भी नगदी फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, जो हमारा गन्ना होता है इसको भी प्यारे दोस्तों हम नगदी फसल के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है इंडियन कोस्ट गार्ड का
पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल, समुद्र पहरेदार, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसका पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल समुद्र पहरेदार ये आसियान देशों में चल रही विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में किस देश में पहुंचा है? तो प्यारे दोस्तों, अभी हाल ही में अपने इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एक व्हीकल है जिसका नाम है पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल यानी समुद्र पहरेदार, तो ये आसियान देशों में पहुंचा है विदेश तैनाती के तहत। कहाँ पर पहुंचा है? तो ब्रुनेई में। कहाँ पर प्यारे दोस्तों? आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, ये ब्रुनेई में पहुंचा है। अभी आपको याद रखना है ब्रुनेई, जो कि आपके कहाँ पर पड़ता है, याद रखेंगे, आसियान देशों का एक समूह है, सबसे छोटा देश। आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये समुद्री तटरक्षक है और यहाँ पे हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड मिलेगा आप लोगों को। ये कहाँ पर पहुँचे हैं? ब्रुनेई में पहुँचे हैं। आगे पूछा गया है वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? तो प्यारे दोस्तों, पुलकेशन द्वितीय। कौन था? पुलकेशन द्वितीय। और ये कब की घटना है? ये 618 ईस्वी की घटना है। कब की है? 618 ईस्वी की घटना है। पुलकेशन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किया गया था। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। आगे बोला है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो प्यारे दोस्तों, याद रखना है महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। और 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। इसके साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या याद रखना है? इनकी हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे प्यारे दोस्तों बोला गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे, इसका जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, क्या बोला गया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, प्रधानमंत्री इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे बोला गया है प्यारे दोस्तों, मोनालिसा एक प्रसिद्ध कलाकृति किसने बनाई थी? तो प्यारे दोस्तों, मोनालिसा बनाई गई थी लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। किसके द्वारा? लियोनार्डो दा विंची ने क्या बनाई थी? मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी। इसको बनाने में प्यारे दोस्तों इसको कितने वर्ष लगे थे? 14 वर्ष लगे थे। कहा जाता है लियोनार्डो दा विंची की ये सबसे फेमस क्या है? कृति है, या कह सकते हैं पेंटिंग है। अगर कोलंबस की बात करें तो भारत की खोज में निकला था, लेकिन यूएसए की खोज कर दी, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। इसके अलावा वास्को डी गामा की बात करें तो इसने प्यारे दोस्तों 1498 में भारत की खोज की थी। इस बात को याद रखेंगे। भारत नहीं, हालांकि भारत तो पहले था, वैसे लोग कहने लगते हैं भारत की खोज, लेकिन भाई भारत तो पहले था, लेकिन भारत जाने वाले इसने समुद्री मार्ग की खोज की थी। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न में। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोनालिसा पेंटिंग को कहा जाता है कि आप इस पेंटिंग को जिस रूप में देखेंगे, आप दुखी देखेंगे तो ये दुखी दिखाई देगी, अगर खुश होकर के देखेंगे तो खुशी दिखाई देगी। ठीक है, ये इस तरह की पेंटिंग है, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा 14वीं शताब्दी में बनाई गई थी। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में प्यारे दोस्तों बोला गया है किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो हमारी जो पृथ्वी है, अपना पृथ्वी ग्रह, जहाँ पर एकमात्र ऐसा ग्रह है सौरमंडल का जहाँ पर जीवन संभव है, तो दोस्तों इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा सौरमंडल है और हमारी पृथ्वी कहाँ पर है? तो आप देखोगे यहाँ पे। ठीक है, और इसके साथ साथ में मून भी है, तो अर्थ को ही नीला ग्रह कहते हैं। वैसे यूरेनस और नेपच्यून भी नीले हैं, लेकिन भैया यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। और इसके अलावा ये टोटल किसके हैं? ये टोटल प्यारे दोस्तों किसके बने हुए हैं? ठोस यानी बर्फ के बने हुए हैं। ये पेवर बर्फ के बने हुए हैं। इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में रहता है। ठीक है, केपलर बेल्ट के आसपास स्थित है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है अगस्त 20 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों आप सभी को याद रखना है, यहाँ पे मनाया जाता है सद्भावना दिवस। अगस्त 20 को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। अगर हम पृथ्वी दिवस की बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों ये कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। तंबाकू निषेध दिवस की बात करेंगे तो ये प्यारे दोस्तों 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि राष्ट्रीय जो अभिलेखागार है ये कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बता दीजिए। अगर हम राष्ट्रीय अभिलेखागार की बात करते हैं तो ये हमारी जो कैपिटल रीजन है यानी नई दिल्ली, यहीं पर स्थित है। इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है सियाचिन है, यानी सियाचिन क्या है ये बताना है। तो सियाचिन की बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तानी क्षेत्र। भाई रेगिस्तानी क्षेत्र नहीं है, भारत पाकिस्तान के बीच है लेकिन अफगानिस्तान के नहीं है, भारत म्यांमार के बीच नहीं है। तो अब बच रहा है केवल ऑप्शन नंबर डी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं
कि जो सियाचिन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। और यहाँ पर 1984 में प्यारे दोस्तों अचानक से पाकिस्तान की आर्मी घुस गई थी, तो फिर यहाँ पर भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, उसके तहत इसको भगाया था। आप बता सकते हैं उस ऑपरेशन का नाम क्या था, जल्दी से बताइए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे आप पहले सियाचिन के दर्शन भी कर लीजिए। ये हमारे प्यारे जम्मू कश्मीर का नक्शा है। ये क्या है, पूरा जम्मू कश्मीर है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर मिलेगी और यहाँ पर आपको सियाचिन मिलेगा। अगर गौर से आप देखें तो ये वाला एरिया क्या है, पूरा का पूरा सियाचिन है। और दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है, युद्ध क्षेत्र है। इसके अलावा सियाचिन में यहीं पर एक फेमस घाटी है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। उस घाटी का नाम है प्यारे दोस्तों नुब्रा घाटी। क्या है, याद रखेंगे, इस घाटी का नाम क्या है, नुब्रा घाटी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगी लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लाइन एक्चुअल कंट्रोल मिल जाएगी। इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। आगे बोला है प्यारे दोस्तों, मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो देखो, इस प्रकार से एक ग्लोब होता है, उसमें ये जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं इनको प्यारे दोस्तों हम लोग देशांतर कहते हैं। जबकि इसी ग्लोब में अगर ये रेखाएं मिलेंगी, ये रेखाएं इस तरह की लेटी हुई लैटिट्यूड, तो प्यारे दोस्तों इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम अक्षांश कहते हैं। लेकिन जब इन रेखाओं को कुछ इस प्रकार से दोनों का माया जाल बन जाता है, इनमें दोनों का माया जाल बन जाता है, तो ये भौगोलिक रेखा जाल कहलाता है। क्या कहलाता है, माया जाल, रेखा जाल, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इस तरह से जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई पाई जाती हैं तो इनको भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे बोला है, किस देश के विदेश मंत्री वांग यी को पदोन्नति देकर, ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन अभी हाल ही में विदेश मंत्री आपके लिए याद रखना है। चीन के विदेश मंत्री कौन है, तो ये वांग यी फिर से हो गए हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अभी दूसरे बने थे, लेकिन वो एक पत्रकार के चक्कर में क्या हो गए, पत्रकार, महिला पत्रकार थी, उसके प्रेम प्रसंग में पढ़ करके चीन के हाथों मारे गए, पता नहीं गायब हो गए, ठीक है। तो वांग यी वर्तमान में चीन के नए विदेश मंत्री बन चुके हैं, फिर से दोबारा से, ठीक है। पहले भी थे ये और दोबारा से बन चुके हैं, इस बात को याद रखना है आपको। अगर हम जापान की बात करें तो यहाँ के पीएम आप बताएंगे कौन है, तो याद रखेंगे फोमियो किशिदा। कौन है प्यारे दोस्तों, जो फोमियो किशिदा हैं, फोमियो किशिदा, ये क्या है प्यारे दोस्तों, जापान के पीएम हैं। जल्दी से आप लोग याद रखेंगे। उत्तर कोरिया को हर कोई जानता है, किम जोंग उन तानाशाह। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे क्या है, जेम्स बॉन्ड यानी एस जयशंकर, और ये वांग यी हैं, ठीक है, चाइना के। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है, बताइए। अनुच्छेद 41 जो कहता है कि कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का आपको अधिकार है, ये किससे संबंधित है, केंद्र सरकार से संबंधित है, नहीं होगा। क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, हाँ बिल्कुल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, इसी से संबंधित है। राज्य सरकार से नहीं है भैया। भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार याद रखेंगे, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक यहाँ पर संविधान में चर्चा की गई है मौलिक अधिकारों की, ठीक है। तो अब डीपीएसपी को याद रखना है। डीपीएसपी कहाँ से है, एक मिनट, क्या पूछा है, डीपीएसपी की अगर बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे प्यारे दोस्तों बोला है, कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन है, तो कृषि क्षेत्र का जो शीर्ष बैंक है वो है नाबार्ड। कौन है, नाबार्ड, नेशनल, यहाँ पर देखते हैं, नाबार्ड, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर, नाबार्ड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों ये आपका नाबार्ड हो जाएगा, कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी प्यारे दोस्तों 12 जुलाई, कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को, 1982 को हुई थी। और इसको स्थापित करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिस समिति का नाम था प्यारे दोस्तों शिवरमन समिति। क्या था, शिवरमन समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। ये शिवरमन समिति बनी थी 1979 में, 2 साल में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और तीसरे साल 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हो गई थी, इस बात को याद रखेंगे। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो लाला लाजपत राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जबकि हम यहाँ पर बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई पहले 1921 में 3 बैंकों का विलय करके बनाई गई, उसके बाद 1955 में, ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, इसको नाम दे दिया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है दोस्तों, रिजर्व निरीक्षक भारसक अधिकारी होता है, तो भारसक अधिकारी जो पुलिस लाइन का आरआई होता है, जो पुलिस लाइन का आरआई होता है यानी रिजर्व इंस्पेक्टर,
तो प्यारे दोस्तों इसे रिजर्व निरीक्षक वार्षिक अधिकारी कहा जाता है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे छोटे जिले की बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर उत्तर आएगा कौन सा, तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पे हापुड़। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो लखीमपुर खीरी। तो आप यहाँ पे देखिए ये हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे ये जो जिला है इसका नाम हापुड़ है, जबकि सबसे बड़ा कौन सा है, इसका नाम है याद रखेंगे लखीमपुर खीरी। कौन है प्यारे दोस्तों, लखीमपुर खीरी। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न में पूछा गया है संपूर्ण विश्व में 22 मार्च 2024 को विश्व जल दिवस मनाया गया है। वर्ष 2024 में इस दिवस का विषय क्या है, यानी थीम क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका जो थीम हो जाएगा वाटर फॉर पीस। क्या हो जाएगा, वाटर फॉर पीस, यानी शांति के लिए जल। ये 2022 में विश्व जल दिवस का 2024 में विश्व जल दिवस का थीम है, इस बात को याद रखेंगे। देखो यहाँ पे आप दे सकते हैं वर्ल्ड वाटर डे और इसके थीम क्या है, लिबरेटिंग वाटर फॉर पीस। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है पटाखा किस देश की मुद्रा है। पटाखा के बारे में पूछ रहा है भैया, बता दो। मकाऊ पटाखा। ठीक है, याद रखेंगे मकाऊ की राजधानी मकाऊ और इसकी मुद्रा पटाखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हांगकांग की हांगकांग डॉलर है। ठीक है, इसके अलावा इजराइल की बात करते हैं तो इसकी मुद्रा सेकल है। क्या है प्यारे दोस्तों, सेकल। अगर हम बात करते हैं ताइवान की तो इसकी ताइवानियन डॉलर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। पटाखा कहाँ की है, मकाऊ की है। आगे चलते हैं। आगे बोला है निम्नलिखित में से कौन सी 2 दल वाली तिलहनी फसल है। 2 दल यानी ऐसा कौन सा बीज है जिसके 2 हिस्से हो सकते हैं, उसे हम कहते हैं 2 दल वाली फसल। और 2 दल वाली फसल आपकी मूंगफली हो जाएगी। और प्यारे दोस्तों मूंगफली क्या है, एक प्रकार की नगदी फसल है, ये भी याद रखना है। जैसे अभी हमने पीछे देखा था नगदी फसल कौन है, तो रबड़ और आपको क्या बताया था, गन्ना। इसी के साथ साथ में मूंगफली भी एक नगदी फसल है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। बोला है उस मराठा राजा का नाम बताएं जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। तो प्यारे दोस्तों कौन थे, शिवाजी महान मराठा राजा थे जिसने औरंगजेब से बहुत बहादुरी से युद्ध लड़े थे। आगे बोला है भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो प्यारे दोस्तों याद रखना है यहाँ पर अपने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है, मिश्रित। देखो अर्थव्यवस्था की बात करें तो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है प्यारे दोस्तों याद रखेंगे साम्यवादी। कौन सी, साम्यवादी। ठीक है, इसके अलावा दूसरी कैसी होती है, दूसरी पूंजीवादी होती है। ठीक है, पूंजीवादी। इसके अलावा तीसरी कौन होती है, तीसरी प्यारे दोस्तों होती है जो हम देख रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, याद रखेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता क्या है दोस्तों, कुछ हिस्सा हम पूंजीपतियों को दे देते हैं, कुछ हिस्सा सरकार अपने पास रखती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था मिश्रित कहलाती है। ऐसे ही आपने अभी देखा होगा भारत सरकार कुछ हिस्सा, कुछ कंपनियों का हिस्सा व्यापारियों को बेच देती है, अदानी अंबानी को। ऐसे ही तभी तो राहुल गांधी जी कहते रहते हैं कि अदानी अंबानी को मोदी जी ने पूरा देश बेच दिया। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ हिस्सा भारत सरकार अपने पास रखती है। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। भारत की अगर सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर प्यारे दोस्तों गोदावरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप सभी को अच्छे से याद रखना है, गोदावरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम नर्मदा की बात करते हैं तो ये आपकी प्यारे दोस्तों एमपी से निकलती है और गुजरात में समाप्त हो जाती है। कहाँ पर, गुजरात में खंबात की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। महानदी की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ से निकलती है और ओडिशा होते हुए प्यारे दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। कृष्णा नदी कर्नाटक से निकलती है और ये प्यारे दोस्तों 3-4 राज्यों से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए आगे चलते हैं। देखो इसी के साथ आप पहले कुछ नदियाँ देख लो। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो आप यहाँ पे गोदावरी को देख सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर जा रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। इसके अलावा यहाँ पे नर्मदा की हमने चर्चा की थी, तो नर्मदा ये है मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिर रही है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी यहाँ से निकलती है 3-4 राज्यों से होकर के बंगाल की खाड़ी में ये भी गिर जाती है। कावेरी नदी भी इंपॉर्टेंट है, यहीं तमिलनाडु में कर्नाटक से निकलती है, ये भी तमिलनाडु होते हुए कहाँ पर गिर जाती है, तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी में। ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चाहो तो मैं इसको हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्यारे दोस्तों बोला है सन 2004 में सुनामी द्वारा भारत के निम्नलिखित तटों में कौन से सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। तो प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है, तटों की बात करते हैं तो जो कोरोमंडल तट था, कौन सा, जो प्यारे दोस्तों कोरोमंडल तट था, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था किससे, सुनामी से। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर यहीं पर हम भारत के तटों की बात कर लें तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जैसे प्यारे दोस्तों मैं बात करता हूँ गुजरात वाले क्षेत्र की, तो काठियावाड़ तट कहा जाता है। वहीं पर महाराष्ट्र और गोवा तथा हम केरल,
यहाँ पर देखें गुजरात, सॉरी यहाँ पे पहले महाराष्ट्र है, फिर प्यारे दोस्तों गोवा है, फिर हमारे पास कर्नाटक है यानी KR है। तो इन तीनों को मिला दें तो कोंकण तट बनता है। वहीं पर केरल का जो पूरा का पूरा तट है ये मालाबार तट कहलाता है। अगर हम बात करें तमिलनाडु के पूरे तट की तो ये कोरोमंडल तटीय मैदान कहलाता है। तो कोरोमंडल तट ऐसा मैदान है जहां पर 2004 में जो सुनामी आई थी इसमें सर्वाधिक नुकसान हुआ था। इसके अलावा हम आंध्र प्रदेश से लेकर के पश्चिम बंगाल तक के एरिया की बात करते हैं तो पूरे के पूरे एरिया को उत्तरी सरकार मैदान कहा जाता है, उत्तरी सरकार मैदान। और इसमें आंध्रा तट अलग है और उत्कल तट उड़ीसा वाला अलग है। ठीक है, इन्हीं दोनों के हिस्से हैं किसके, ये जो उत्कल और आंध्रा तट हैं ये दोनों के दोनों उत्तरी सरकार तट के हिस्से हैं। इस बात को भी आप सभी को अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, यानी शरीर में रुकता नहीं है, ऐसा कौन सा विटामिन है। तो भाई याद रखेंगे विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, तो ये हमारे मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर हो जाता है। इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखना है। अगर हम कुछ प्रमुख विटामिनों की यहाँ पर चर्चा करें तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन KE। ठीक है, विटामिन ए जैसे हम प्यारे दोस्तों रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, इसकी कमी से रतौंधी होता है, तो इसको दूर करने के लिए इसके स्रोत दिए गए हैं। उसी प्रकार विटामिन डी जिसे हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है जबकि बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। तो इसके स्रोत क्या है मुख्य, सूर्य की किरण, मछली, यकृत का तेल और दूध, अंडे आदि। वहीं पर विटामिन ई की बात करें, विटामिन ई जिसे हम टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं, इससे बांझपन की कमी होती है और इसमें सूरजमुखी का तेल सबसे प्रमुख होता है, इसको आपको ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा विटामिन के की हम बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों विटामिन के जिसे हम फाइलोक्विनोन कहते हैं, क्या कहते हैं, फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन कहते हैं। प्यारे दोस्तों इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो इसके लिए हमें हरे पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन तेल, टमाटर, चुकंदर आदि खाने चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट विटामिन है। वहीं पर विटामिन की बात करें तो 1912-13 में, ठीक है 1912-13 में काश्मीर फंक नाम के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। आगे चलते हैं। बोला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है फिलीपींस के द्वारा। फिलीपींस देश याद रखेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, रेमन मैग्सेसे, उन्हीं की याद में दिया जाता है। इसे प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, एशिया का नोबेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एशिया का नोबेल। रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है एशिया का नोबेल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा याद रखना है पहला पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसे मिला था, क्योंकि वो एक भारतीय व्यक्ति थे। कौन थे, तो दोस्तों याद रखेंगे विनोबा भावे। विनोबा भावे प्यारे दोस्तों ये ऐसे व्यक्ति थे जो पहली बार इसको प्राप्त करने वाले बने थे। कब मिला था, 1958 में मिला था। ठीक है, वही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1957 में हुई थी। इस बात को भी आप सभी को अच्छे से याद रखना है। एशिया का नोबेल कहा जाता है। फर्स्ट व्यक्ति कौन थे, आचार्य विनोबा भावे थे, जिनको 1958 में ये पुरस्कार दिया जाता है। फिलीपींस की अगर हम राजधानी की बात करें तो मनीला राजधानी है, अभी हमने पीछे चर्चा की थी। इसके अलावा मनीला में 2-3 अनुसंधान संस्थान हैं, जैसे ADB का मुख्यालय है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इसके अलावा यहीं पर चावल अनुसंधान संस्थान है। तो ये भी आप सभी को अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगले प्रश्न में कहा गया है दोस्तों दृश्य वर्ड क्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है। दृश्य वर्ड क्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होती है वो वायलेट यानी बैगनी की होती है। इसकी होती है वायलेट की। अगर हम बात करते हैं यहीं पर दृश्य तरंगदैर्घ्य की सबसे कम तरंगदैर्घ्य की, ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तब बढ़ती है। क्या है, तरंगदैर्घ्य जो होती है जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो बढ़ती है। तो सबसे कम कहाँ पर होगी, आप कहोगे वायलेट की होगी, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी तरंगदैर्घ्य, तो आप कहोगे रेड की होगी। ठीक है, अगर हम जबकि गति की बात करें, किसकी, गति की, तो चाल सबसे ज़्यादा किसकी होती है, बैगनी की होती है। सबसे कम चाल किसकी होती है, रेड की होती है। चलिए इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे बोला है, चलिए प्यारे दोस्तों अब हिंदी शुरू होने वाली है। हिंदी को हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला ही प्रश्न आपके सामने है। बोला गया है राम मोहन की अपेक्षा चतुर है, वाक्य में विशेषण की तुलना के आधार पर कौन सी अवस्था है। अच्छा, वाक्य के विशेषण की यहाँ पर अवस्था बतानी है। तो वाक्य विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्यतः, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। देखो यहाँ पर कह रहा है राम, क्या बोला है, राम मोहन की अपेक्षा चतुर है। राम मोहन की अपेक्षा चतुर है। तो प्यारे दोस्तों जब ऐसी तुलना होने लगती है दो बंदों में, दो लोगों में जब तुलना होती है तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर उत्तरावस्था होती है। क्या है, यहाँ पर कौन सी अवस्था होती है, उत्तरावस्था। दो लोगों में तुलना हो तो यहाँ पर एक दूसरे की उत्तरावस्था आ जाती है। जबकि जैसे पूरा ग्रुप बैठा है, मैंने कहा यहाँ पर 100 बच्चे बैठे हैं और 100 बच्चों में मैंने उठाया और मैंने कहा इनमें से राम सबसे चतुर है, तो ये क्या हो जाएगी, ये राम की उत्तमावस्था हो जाएगी। लेकिन जब दो लोगों की तुलना होगी तो प्यारे दोस्तों ये कौन सी अवस्था होगी, ये उत्तरावस्था होगी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे।
तो इसका उत्तर जो बनेगा वो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बनेगा, याद रखना है। इसके अलावा देखो अगर हम विशेषण की बात करें, 3 अवस्थाएं हमने आपको बता दी हैं। परिभाषा में मूलावस्था क्या है, बिना तुलना के सामान्य प्रयोग होता है, जैसे राजीव अच्छा है, काली गाय चर रही है। अगर उत्तरावस्था की बात करें, किसी एक की न्यूनता या अधिकता दर्शाई जाती है, जैसे मैंने कहा कि राम मोहन की तुलना में अच्छा है, जैसे कह रहा है केशव श्याम से अच्छा है, वह तुम्हारी अपेक्षा अधिक सुंदर है। तो अपेक्षा वाली जब बातें आती हैं दोस्तों उत्तरावस्था होती है। अगर मैंने कहा किसी विशेष की सबसे अधिक विशेषता या सबसे कम विशेषता बता दी जाए तो क्या होगा, वो उत्तमावस्था होगी। जैसे मोहन सभी मित्रों से कह रहा, मोहन सभी मित्रों में केशव अधिक सुंदर है। मोहन के सभी मित्रों में, मोहन के जितने भी मित्र हैं, मैंने कहा 100 मित्र थे, उनमें से सबसे अधिक सुंदर कौन है, तो बोला केशव अधिक सुंदर है। तो प्यारे दोस्तों ये क्या होगी, केशव की उत्तमावस्था हो गई। इस बात को याद रखेंगे, उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पर सामान्य भूतकाल है। कौन सा है, बच्चा गया, खाना खाया, ठीक है। इस तरह की ये जो आते हैं उदाहरण, ये सामान्य भूतकाल में आते हैं। इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं काल की, तो काल आप सभी को पता है 3 प्रकार से काल के भेद हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। अगर वर्तमान की बात करें तो इनके 6 भेद हैं, जिसमें सामान्य, पूर्ण, तात्कालिक, संदिग्ध और संभाव्य तथा पूर्ण सातत्य। जबकि भूतकाल की बात करें तो इसके 6 भेद हैं, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु मद, ठीक है। इसके अलावा भविष्य काल की बात करें तो यहाँ पे हो जाते हैं सामान्य, संभाव्य, सात्यबोधक और प्यारे दोस्तों हेतु मद, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, काल के ये भेद हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे बोला गया मेज का सामान बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा। तो मेज का क्या होता है, मेजें होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर कह सकते हो। इसका क्या है, एकदम सटीक उत्तर है, याद रखेंगे। चलिए 39 नंबर प्रश्न का आप सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे। वर का स्त्रीलिंग क्या होगा, वर वधु आप जाना होगा। वर मतलब दुल्हा होता है, जबकि वधु दुल्हन होती है। तो दूल्हा या अगर दुल्हन आई है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका पुल्लिंग हो जाएगा दूल्हा, ठीक है। क्या हो जाएगा, दूल्हा हो जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया किस क्रम में अघोष व्यंजन है। तो प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर अघोष व्यंजन की बात कर रहा है। अघोष व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो प्यारे दोस्तों पहले और दूसरे वर्ग में आते हैं। तो पहले दूसरे में ता और था दे रखे हैं, ये आपके अघोष हो जाएंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो गौर से देखो, अघोष और सघोष की परिभाषा दी गई है। तो दोस्तों बोला है अघोष जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तंत्रियों की गूंज के उत्पन्न नहीं होती है, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। वर्ग के पहले तथा दूसरे वर्ग, देखो ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, इनके पहले तथा दूसरे जो भी व्यंजन आएंगे, इसके अलावा सा तीनों सा और दोस्तों पहले दूसरे वर्ग के व्यंजन, ये सारे के सारे किस में आते हैं, अघोष में आते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको ता और था मिला है, वही तो हमने ऑप्शन बताया था आप लोगों को। अगर हम दोस्तों सघोष की बात करते हैं तो तीसरा के अलावा चौथा और इसके अलावा पांचवा, ये 3 वर्ग मिल जाएंगे। इसके अलावा उत्क्षिप्त व्यंजन मिलेंगे, यार अलावा यानी अंतस्थ व्यंजन मिलेंगे और इसमें हावी मिलेगा। तो ये सघोष में आता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे याद रखना है, ये 15 हो गए, ठीक है, 5 15 ये हो गए। इसके अलावा 2 उत्क्षिप्त हो गए और 4 अंतस्थ तथा 1 आपका संघर्षी व्यंजन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर के इनकी संख्या हो जाएगी 7 और 15 22। सघोष की संख्या कितनी मिलेगी, 22 मिलेगी, याद रखेंगे। कहीं कहीं 20 भी मिलती है, ठीक है। इस बात को भी आप सभी को अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, कौन सा कारक है। मैं पर आते हैं तो हमने क्या बताया था आप लोगों को, अधिकरण कारक होता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि सर अधिकरण कारक है, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, तो ये मैं आया है ना, तो इस कारण ये कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अधिकरण कारक हो जाएगा। इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखना है। देखो आप लोगों को संबंध लग रहा होगा क्योंकि और आया है, झगड़ा मेरे और उसके संबंध लग रहा हो, जो कि गलत है क्योंकि झगड़ा उसके मध्य में था, मैं आया है, तो इस कारण अधिकरण होगा। इस बात को याद रखेंगे। आगे आते हैं। आगे बोला भीषण का विलोम क्या होगा। भीषण यानी कि डरावना और सोम यानी मुलायम या कोमल या कह सकते हैं सुंदर, ठीक है, याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बोला गया पुलिस किस वर्ग का शब्द है। तो पुलिस कैसा शब्द है प्यारे दोस्तों, ये विदेशी शब्द है। इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखना है क्योंकि पुलिस को हम हिंदी में नहीं इंग्लिश में रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस प्रकार से, पुलिस, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो पुलिस कैसा है, विदेशियों के द्वारा दिया गया शब्द है। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है सही पर्यायवाची शब्द चुनिए, यानी आपको रमा दिया है, रमा का पर्यायवाची बताना है। तो रमा का पर्यायवाची प्यारे दोस्तों इंदिरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंदिरा हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। अगर हम दामिनी की बात करते हैं तो दामिनी किसका हो जाएगा, बिजली का हो जाएगा। किसका हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बिजली का। अगर कामाक्षी की बात करते हैं तो प्यारे साथियों ये पार्वती का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 1 मिनट, ये किसका हो जाएगा, याद रखेंगे, पार्वती का। अगर हम बात करते हैं कामिनी का,
कामिनी किसका हो जाएगा, ये नारी का हो जाएगा। इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखना है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंदिरा रमा का हो जाएगा। रमा का इसके अलावा लक्ष्मी भी होता है। क्या होता है, जो लक्ष्मी होता है ये भी रमा का होता है। कामाक्षी पार्वती का होता है। दामिनी बिजली और दोस्तों कामिनी नारी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला गया है जिसका ऋण लिया हो। वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। तो प्यारे दोस्तों कहा जाता है जिसका ऋण लिया गया हो उसे ऋण दाता कहते हैं। लिया हो मतलब किसी से तो हमने लिया है, वो हमको देने वाला है, तो वो हो जाएगा ऋणदाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे थोड़ा घुमा के पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। और आगे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो मंत्री का कहना है हमें अपने देश की अशिक्षा दूर करना है। तो अशिक्षा दूर करनी होनी चाहिए। अशिक्षा तो स्त्रीलिंग है, अशिक्षा दूर करनी है। मंत्री ने कहा हमें अपने देश से अशिक्षा को दूर करना है। मंत्री ने कहा हमें अपने देश से अशिक्षा को दूर करना है। तो ये सही यार हो सकता है। कह रहा है मंत्री कहता है कि हमें अपने देश से अशिक्षा को दूर करना है। मंत्री कहता है हमें अपने देश से, ये तो गलत लिखा है। ठीक है, अगर मंत्री ने कहा हमें अपने देश से अशिक्षा दूर करनी है तो दोस्तों ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इसमें आया है अशिक्षा के अनुसार करनी। ठीक है, स्त्रीलिंग आया है, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है ये एकदम परफेक्ट रूप से दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी वहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों तद्भव की बात कर रहा है, तो दोस्तों आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा पंख। ठीक है, पंख। इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखेंगे। आगे चलते हैं। कहा गया है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी यहाँ पे शुद्ध वर्तनी उत्तरदायित्व। तो यहाँ पे आधा ता नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। उत्तरदायित्व यहाँ पे ई आया है पूरी तरीके से, तो ये गलत है। उत्तरदायित्व ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, याद रखेंगे, दायित्व नहीं होता है। ठीक है, ये आधा ता होता है, तो ये तो गलत हो गया। तो आप कह सकते हो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी के रूप में कौन सा सही है, उत्तरदायित्व, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। नदी में डूब जाना, नहीं। लज्जा को पानी में डुबा देना, नहीं भैया ये नहीं बनेगा। लज्जा को पानी में कैसे डुबाओगे, कह रहा है नदी से चुल्लू भर पानी निकालना, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। आपका उत्तर बनेगा लज्जा के मारे मुँह नहीं दिखा पाना। ठीक है, लज्जा के मारे मुँह ना दिखा पाना, ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा होता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, छोटा डैश बड़ी बात। छोटा क्या होता है, आप कहते हो सर छोटा मुंह बड़ी बात। इतनी छोटी सी बच्ची या बच्चा था, उसने हमसे इतनी बड़ी बात कहती, तो हम कहते हैं छोटा मुंह बड़ी बात। ये एक लोकोक्ति है, इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे बोला गया किसी की का पाकर उसके प्रति का भाव प्रकट करना आवश्यक है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तो प्यारे दोस्तों किसी का अनुदान पाकर उसके प्रति कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार ना मानने वाला। भैया किसी से अनुदान लोगे तो उपकार तो मानना पड़ेगा। कृतज्ञ का होता है उपकार ना मानने वाला। किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही दे रखा है। किसी का उपकार पाकर उसके प्रति गुलामी, भैया गुलामी नहीं, हम उसको थैंक यू बोलेंगे। किसी की मदद पाकर उसके प्रति कर्ज नहीं, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही दे रखा है, आप सभी को याद रखना है। किसी की सहायता पाकर, तो अब यहाँ पे का कट जाएगा। किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता, यानी कि हम कह सकते हैं कृतज्ञता को कह सकते हैं एक प्रकार से आदर के रूप में, रिस्पेक्ट के रूप में कह सकते हो। उसकी कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे आ जाइए। आगे बोला दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी है। प्रत्यक्ष मतलब साक्षात। ठीक है, याद रखेंगे। प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष, जबकि प्रत्यक्ष का समानार्थी या पर्यायवाची होता है साक्षात। ठीक है, आगे आते हैं। आगे बोला गया है निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। क्या लगाना है, रावण तो सिर्फ रावण है। रावण दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। राजाधिराज लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। देखो सबसे पहले इसको कैसे लगाएंगे, आपको गौर से समझना है प्यारे दोस्तों। सबसे पहले आपको लगाना है बी के रूप में। ठीक है, तो बी के रूप में लगाएंगे, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, क्योंकि बी में कहा गया रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। रावण दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं, यानी कि अब हम लगा सकते हैं इसके साथ में डी। बोलो ऐसे लगा सकते हैं या फिर गलत हो जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे लगा सकते हैं रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, रावण तो सिर्फ रावण है। अच्छा हाँ, रावण दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है और रावण तो सिर्फ रावण है। रावण तो सिर्फ रावण है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। राजाधिराज लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी लास्ट में हो जाएगा। इस तरह से बनेगा प्यारे दोस्तों। सबसे पहले नंबर पर आएगा ये, उसके दूसरे नंबर पर यहाँ पे ये आएगा, और तीसरे नंबर पर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आप कहोगे डी नंबर राम बहुत मिल जाएंगे रावण नहीं, और चौथे नंबर पर लास्ट में
आपका राजाधिराज वाला आ जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखें। तो आप कह सकते हो BADC आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका एकदम सटीक उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे बोला हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आया था। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। कह रहा है हिंदी शब्दकोश का पहला जो अक्षर है वो प्यारे दोस्तों रक्ष है। क्या है? रक्ष है। इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखना है, हिंदी शब्दकोश का पहला अक्षर। आगे चलते हैं। आगे बोला है सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। सतसई में क्या हो जाएगा? 700 दोहों का समूह। सतसई क्या है? 719। सतसई क्या है प्यारे दोस्तों? यहाँ पे 719 दोहे मिलते हैं। तो पहला शब्द संख्यावाची है, सत मतलब 7। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा? आप कहोगे सर पहला शब्द संख्यावाची है तो द्विगु समास आएगा। कौन सा आएगा? द्विगु समास आएगा। इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखना है एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है। रवैया, र प्लस भैया, बोलो रवैया बन सकता है? नहीं बनेगा। बनेगा, जल्दी से बता दो। रवैया, खवैया, डटैया। डटैया में तो भैया आया ना, बचैया में नहीं आया, तो या तो खवैया बनेगा या तो रवैया बनेगा, लेकिन रवैया कुछ होता नहीं है। ठीक है, खा प्लस भैया, खा प्लस में भैया। ठीक है, याद रखेंगे। ये प्यारे दोस्तों आपका शब्द है और ये शब्द में आपका वैया प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय मतलब मैंने बताया था बाद में जो शब्द लगे होते हैं प्यारे दोस्तों वो प्रत्यय कहलाते हैं। और खा क्या है? एक प्रकार का उपसर्ग भी कह सकते हैं। उपसर्ग प्रत्यय मिला करके एक अलग शब्द बना लेंगे, खा भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत क्रिया के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय हैं। किसके साथ प्यारे दोस्तों? जो कृदंत प्रत्यय हैं वो क्रिया के साथ जोड़े जाते हैं। इस बात को याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे बोला है रस सूत्र निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। रस सूत्र, भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं। अच्छा, जो भरत मुनि थे उन्होंने रसों के बारे में एक परिभाषा दी थी। ठीक है, और उसमें उन्होंने स्थायी भाव का कोई भी जिक्र नहीं किया है। इसका प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, जो स्थायी भाव है, जो स्थायी भाव है इसका इन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया है। किसने नहीं किया है? तो प्यारे दोस्तों आप सभी याद रखेंगे, जो हमारे भरत मुनि थे, जो भरत मुनि थे उन्होंने स्थायी भाव का बिल्कुल भी क्या नहीं किया है? प्रयोग नहीं किया है। तो आप कह सकते हो कहाँ पे स्थायी भाव है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है जिस छंद में पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों 13 के बाद 11 का नुकसान दोहा में होता है। ठीक है, 13 के बाद 2 का नुकसान होता है, 11 हो जाता है। जबकि 11-11 के साथ में ये तो हो गया पहला और तीसरा, इनमें 11-11 हो, दूसरा और चौथा, इसमें क्या हो जाए? 13-13। तो ये बदल करके क्या हो जाता है? इसका अपोजिट होता है, इसको कहा जाता है सोरठा। ये दोहा का अपोजिट होता है। ठीक है, याद रखेंगे, जो सोरठा होता है ये दोहा का अपोजिट होता है। इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखना है। जबकि कुंडलिया की बात करते हैं तो ये दोहा प्लस में सोरठा से मिलकर बनती है। इसमें कुल मिलाकर के 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। इस बात को याद रखेंगे। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है जहां उपमेय का निषेध करके अपमान का आरोप किया जाए। जहां उपमेय का निषेध करके अपमान का आरोप किया जाए वहां पर होता है अपनुति अलंकार। इसको मैं पढ़ने में मिस्टेक कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है? अपहनुति कहा जाता है। इसे क्या जाता है? अपहनुति। ठीक है, याद रखेंगे, अपहनुति अलंकार होता है। इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द की पहचान करना है। तो तत्सम कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? अगर खजूर ऑप्शन में है, गली है, आसरा है, करोड़ा है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो उत्तर बनेगा तत्सम में वो करोड़ा बन जाएगा। करोड़ा का तद्भव क्या होता है? करोड़ा का तद्भव प्यारे दोस्तों दुख होता है। क्या होता है? दुख होता है। इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अभी तत्सम देखा था, अब हमें तद्भव देखना है। तो तद्भव क्या है? 20। ठीक है, याद रखेंगे 20। ऑप्शन नंबर डी सीधा सीधा दे रखा है। सत मतलब 100, अंग शरीर से कहा जाता है। ठीक है, शरीर के हिस्से कह सकते हैं। षष्ठ मतलब 6 होता है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये प्यारे दोस्तों तत्सम दे रखे हैं, तत्सम। वहीं पर तद्भव क्या दे रखा है? 20 दे रखा है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे बोला गया जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। तो प्यारे दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की जो पहली कहानी है उसका नाम क्या है? ग्राम। ठीक है, याद रखेंगे। जो ग्राम है वो जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी है। आप सभी को याद रखना है। सबसे फेमस कहानी ममता है इनकी। आगे चलते हैं। आगे बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है। तो प्यारे दोस्तों जो परख है वो परख प्यारे दोस्तों याद रखेंगे जैनेन्द्र कुमार के द्वारा 1929 में, कब? 1929 में किया गया था। इस बात को याद रखेंगे, लिखा गया था। ये जैनेन्द्र कुमार का एक
प्रसिद्ध क्या है, याद रखेंगे, ये प्रसिद्ध उपन्यास है। वहीं पर पुनर्वास की बात करते हैं तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है, जो हजारी प्रसाद है, हजारी प्रसाद का है। इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखना है। सेवा सदन की बात करें, प्रेमचंद का है। किसका है, प्रेमचंद का है। और आप लोग गूगल करके कैसे भी बताओ कि एकदा नैमिषारण्य किसका है, एकदा नैमिषारण्य आपको बताना है। आगे बोला है प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, जैनेन्द्र कुमार ने प्रेम में भगवान के लिए भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार जीता था। कौन जीता था, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार जीता था, इस बात को याद रखेंगे। जबकि सरस्वती सम्मान, वेद सम्मान की बात करें, व्यास सम्मान की, तो 1991 में दोनों की स्थापना हुई थी। आदित्य बिरला जो फाउंडेशन है वो इन दोनों पुरस्कारों को देता है। आगे चलते हैं। आगे बोला है अमृत और विष किसकी रचना है। तो प्यारे दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल जी की। किसकी है, केदारनाथ अग्रवाल जी की ये रचना है। इस बात को आप सभी को अच्छे से याद रखना है। अमृत और विष इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए प्यारे दोस्तों अब हम रीजनिंग शुरू करने वाले हैं और आप बताएंगे रीजनिंग के पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो बन सकते हैं वो सारे के सारे आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है। प्यारे दोस्तों प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों अगर हम पीछे से इस श्रृंखला को देखेंगे तो पीछे से देखो, पहले 2 जुड़ा है, फिर देखोगे 19 3 22 3 जुड़ा है, 22 4 26 4 जुड़ा है, 26 5 31 5 जुड़ा है, 31 6 37 6 जुड़ा है, 37 7 44 7 जुड़ा है। तो सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए। प्यारे दोस्तों आप कहोगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 1 जोड़ने 17 होगा। तो आप कहोगे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सर 16 यानी 16 रख दिया जाए तो हमारे प्रश्न का उत्तर एकदम सही आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे बोला गया दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो कहा गया गाय का बछड़ा होता है, तो शेरनी का क्या होता है, शेरनी का प्यारे दोस्तों शावक होता है। ठीक है, गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं, वहीं पर शेरनी के बच्चे को हम क्या कहते हैं, शावक कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है प्यारे दोस्तों नीचे दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला, कह रहा नीचे दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं 21वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। यानी प्यारे दोस्तों आपसे पूछा है राइट से 21 के राइट हमें 11वां बताना है। तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे एक जैसे आए हैं तो घटा देंगे, एक जैसे आए हैं घटा देंगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। यानी हमें राइट से 10वां अक्षर बताना है। तो अगर अंग्रेजी वर्णमाला को देखें, यहाँ से देखना है, क्योंकि प्यारे दोस्तों हमने आपको बताया है राइट यानी दाईं दिशा इस तरफ होती है जबकि बाईं दिशा इस तरफ होती है। तो प्यारे दोस्तों आप कह सकते हो यहाँ से 10वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां छठवां सातवां आठवां नवां और 10वां अक्षर जो होगा वो प्यारे साथियों क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है रोहित के घर का दरवाजा पूर्व की तरफ है। रोहित के घर का दरवाजा पूर्व की तरफ है, वह घर के पिछवाड़े से सीधा 100 गज चलता है। यानी कि अगर मैं इस घर को बनाऊं यहाँ पे तो इसका दरवाजा तो यहाँ पे है लेकिन वो घर के पीछे से चल रहा है 100 गज। घर के पीछे से कितना चल रहा है, तो आप कहोगे प्यारे दोस्तों 100 गज। कह रहा है फिर दाईं तरफ मुड़ता है, दाईं तरफ यानी कि कह सकते हो ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मुड़ रहा है, फिर से 100 गज चल रहा है। प्यारे दोस्तों कितना चल रहा है, फिर से 100 गज चल रहा है। अब कह रहा है उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। अब बाईं ओर मुड़ करके 50 गज चल रहा है। कहाँ पर, बाईं ओर मुड़ करके 50 गज चल रहा है, याद रखेंगे। कह रहा है रोहित जिस स्थान से चला था उसकी स्थिति में वह कौन सी दिशा में है। यानी कि प्यारे दोस्तों आपसे सीधा सीधा ये पूछा है अगर रोहित यहाँ से चला था तो अब इसके सापेक्ष में ये कहाँ पर है। तो आप यहीं पे प्लस बनाओगे, यहीं पे प्लस बना करके कहोगे कौन सी दिशा है। एक तरफ तो नॉर्थ है, दूसरी तरफ सर वेस्ट है, दोनों को कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम। तो प्यारे साथियों उत्तर पश्चिम इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। आगे चलते हैं। आगे बोला है किसी विशेष कोड भाषा में ड्रिंक को ये लिखा जाता है, प्यारे दोस्तों व्लॉस्ट को ये लिखा जाता है। तो दोस्तों हमें बताना है हनी का कोड क्या होगा। किसका बताना है, हनी का कोड। चलिए देखते हैं। ड्रिंक DRIN और K, ये रहा ड्रिंक। ठीक है, याद रखेंगे। ये हमारे पास, एक मिनट यार, ये रहा हमारे पास DRIN के। ड्रिंक को लिखा गया है JMHQC, JMH फिर क्या है Q फिर क्या है C। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों आगे अगर देखा जाए, आगे आप कहोगे प्यारे दोस्तों यहाँ पर व्लॉस्ट है। क्या है, व्लॉस्ट, BLOSTS नहीं, BLOTS है, ब्लॉट्स है, ब्लॉट्स है, ब्लॉस्ट नहीं है यहाँ पे, ब्लॉट्स है। और ब्लड्स को लिखा गया है R के बाद में क्या है,
तो आप कहोगे आर के बाद में है प्यारे दोस्तों एस, एस के बाद में क्या है, एस के बाद में है एन, एन के बाद में क्या है, तो आप प्यारे दोस्तों कहोगे यहाँ पे एन के बाद में क्या है के बाद में क्या है ए। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो अब गौर से देखो, हमें कोड बताना है हनी का, यानी HHONE और Y, इसका कोड बताना है। तो क्या आप बता नहीं पाओगे? आप कहोगे सर पहली बार में अगर देखा जाए, अगर पहली बार में देखा जाए तो 6 4 10 यानी 4 जुड़ रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो 16 जुड़ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। जो जिसके सामने है क्या उसी का वही कोड है? बताओ, जो जिसके सामने है क्या उसी का वही कोड है? अगर हम IH तो कहीं दिया ही नहीं है, तो इसको आप बताओ। ये एक अच्छा प्रश्न बन सकता है एग्जाम के लिए। क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए, इसमें क्या कोई पैटर्न लग रहा है? बताओ जल्दी से। अगर देखेंगे तो डी के बाद में लास्ट में C, R के बाद में Q है। देखो एक पैटर्न लगेगा प्यारे दोस्तों, अगर आप गौर से समझ पाएंगे, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो एक पैटर्न समझ में आएगा। वो कुछ इस प्रकार से है, क्रॉस पैटर्न। क्या है? क्रॉस पैटर्न है, इस बात को याद रखेंगे। और इसमें पूरे के पूरे में पीछे से अगर देखेंगे, पीछे से अगर देखेंगे तो माइनस का 1 है, और एन में 1 घटेगा 13 बचेगा, आई में 1 घटेगा H बचेगा, आर में 1 घटेगा Q बचेगा, डी में 1 घटेगा C बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ भी पूरा का पूरा क्रॉस पैटर्न है। ठीक है, यहाँ भी पूरा का पूरा हमें क्रॉस पैटर्न ही बनाना है। क्या बनाना है? क्रॉस पैटर्न ही बनाना है। तो यहाँ भी पूरे के पूरे में माइनस का 1 हो रहा है। ठीक है, सभी में -1 हो रहा है। बी में अगर देखेंगे तो 1 घटेगा ए बचेगा लास्ट में। उसी प्रकार एस में 1 घटेगा तो आर बचेगा। ठीक है, इस तरह से देखेंगे। अब हम यहीं पर देख लेते हैं, सीधा का सीधा यहीं पे देखेंगे। वाई में से 1 बचेगा तो एक्स बचेगा। ठीक है, अगर इसमें से 1 घटेगा एक्स बचेगा, और लास्ट में देख लो, अगर एच में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? जी बचेगा। यानी एक्स से शुरुआत होनी चाहिए और जी से अंत होने चाहिए। तो ये दो विकल्प तो सीधे सीधे गलत हैं। अब क्या बच रहा है? मिडिल का देख लो, बीच का देख लो। एन में से 1 घटाओगे तो प्यारे दोस्तों एम बचेगा। एन में से 1 घटाओगे एम बचेगा, यानी बीच में एम होना चाहिए, दोनों में है। शुरुआत में अगर देखें ई में 1 घटेगा तो क्या बचेगा? डी बचेगा। और प्यारे दोस्तों ओ में 1 घटेगा तो क्या बचेगा? एन बचेगा। तो XDMNG आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है सी में, जबकि ऑप्शन नंबर ए गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। आगे बोला गया निम्नलिखित कथन और उसके निष्कर्षों पर कौन सा विकल्प लागू होता है? कथन में बोला है खेल से शरीर स्वस्थ होता है और स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मन बनता है। यानी खेल से तो शरीर स्वस्थ होता है और स्वस्थ शरीर से क्या बनता है? स्वस्थ मन बनता है। तो प्यारे दोस्तों निष्कर्ष नंबर 1, सभी खिलाड़ियों का मन स्वस्थ होता है। तो आप कहोगे बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों जो खेल खेलते हैं वो खिलाड़ी होते हैं, और खिलाड़ियों का शरीर स्वस्थ होता है, और जिनका शरीर स्वस्थ होता है उनका मन स्वस्थ होता है। तो जितने भी खिलाड़ी हैं उनका मन क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा। कह रहा है प्रतिभाशाली व्यक्ति खेल पसंद करते हैं। भाई कथन में कहीं भी प्रतिभाशाली व्यक्तियों की चर्चा नहीं की है तो गलत हो जाएगा। और हम आप यहाँ से कह सकते हैं केवल एक लागू होता है। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन आर राइट, इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे प्यारे दोस्तों बोला गया है 27 वर्ष के कारावास ने नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया। क्या कह रहा है? 27 वर्ष के कारावास ने नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया। नंबर 2 कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने 27 वर्ष का कारावास दिया जाएगा वह राष्ट्रपति बन जाएगा। अच्छा, 27 वर्ष के कार्यकाल ने क्या कर दिया? कारावास ने नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया। जिस ओहो अनुमान थे यार, ये दूसरा वाला निष्कर्ष नहीं है, दूसरा वाला तो पहला अनुमान है। तो कथन तो केवल इतना सा है, 27 वर्ष के कारावास ने नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया। अब अनुमान नंबर 1, जिस व्यक्ति को 27 वर्ष का कारावास दिया जाएगा वह राष्ट्रपति बन जाएगा। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। बोलो, कथन में ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। उसने तो केवल इतना कहा कि 27 वर्ष की कारावास हुई नेल्सन मंडेला को और वो राष्ट्रपति बन गए। और दूसरे में कह रहा है राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है। तो भाई ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी कथन नहीं कह रहा है। कथन ने ऐसा भी नहीं कहा कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या है, ये एक योग्यता है। लेकिन हमें इतना पता चला कि 27 वर्ष कारावास दिया जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा, ये भी पता नहीं है। नेल्सन मंडेला थे जिन्हें 27 वर्ष की सजा हुई और बाद में राष्ट्रपति बन गए। तो ये अपनी कुछ योग्यता से बने होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 27 वर्ष जेल में रहो राष्ट्रपति बन जाओ, या राष्ट्रपति बनने के लिए जेल में रहना पड़ेगा। तो कोई भी निष्कर्ष यहाँ पे लागू नहीं होता है, कोई भी अनुमान लागू नहीं होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे नाइदर नॉर, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। समुद्र प्यारे दोस्तों अगर पानी से संबंधित है तो ग्लेशियर किससे हो जाएंगे? देखो समुद्र में होता है पानी और ग्लेशियर में क्या होती है? आप कहोगे बर्फ होती है। भैया बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। समुद्र में पानी, ग्लेशियर में बर्फ। आगे बोला है सांप्रदायिकता को एक विचारधारा माना जाता है जो बताता है कि समाज वर्गों में बटा हुआ है। ऐसा नहीं है, गलत है। समाज पंथों में विभक्त है, नहीं। समाज धार्मिक समुदाय में बटा हुआ है जिसके स्वार्थ एक दूसरे पर भिन्न है। ठीक है, याद रखेंगे।
जो सांप्रदायिकता है वो एक प्रकार की विचारधारा है और जो बताती है कि समाज एक दूसरे में बटा हुआ है, सॉरी धार्मिक समाज, जो समाज हमारा वो धार्मिक समुदाय में बटा हुआ है। यानी जैसे हमने कहा हिंदुइज्म, जैसे हमने कहा इस्लामिज्म, अगर हम कह सकते हैं बुद्धिज्म, सिखिज्म, ऐसे ये क्या है अलग अलग धर्मों में बटा हुआ है, धार्मिक समुदाय में बटा हुआ है, जिसके निस्वार्थ से एक दूसरे से भिन्न है, यानी कि इनके अलग अलग निस्वार्थ हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी है केवल सही। आगे बोला गया सांप्रदायिकता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति और उसके साथ जुड़ी हिंसा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। कह रहा है दोस्तों सांप्रदायिकता से जुड़ी हुई हिंसा, सॉरी सांप्रदायिकता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति और उसके साथ में जुड़ी हुई जो हिंसा है उसके खिलाफ कह रहा है निम्नलिखित में से क्या सही है। नंबर 1, अल्पसंख्यकों और निर्जातियों के समूह को असुरक्षा की भावना, जो अल्पसंख्यक हैं और जो निर्जातियां हैं उनके बीच में असुरक्षा की भावना होती है इसके कारण। इसके अलावा राष्ट्र की पहचान से संबंधित है, राष्ट्र की मजबूती से संबंधित है। तो सांप्रदायिकता की बात है तो राष्ट्र की बात तो आएगी ही नहीं, ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्र की बात आती है किसी किसी राष्ट्रीय मामले में, लेकिन उसने कहा सांप्रदायिकता। और अभी हमने सांप्रदायिकता देखी थी, पीछे क्या था, जो हमारा समाज है वो धार्मिक समुदाय में बटा है। तो जो अल्पसंख्यक होंगे, जो निर्जातीय समूह होंगे, उनकी असुरक्षा की भावना होती है। उनमें क्या होता है, उनमें जब हिंसा होती है तो इनमें अल्पसंख्यकों और निर्जातियों में सुरक्षा की भावना होती है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है साथी महिला पुलिसकर्मी के साथ आप किस प्रकार का संबंध रखेंगे। जैसे आपकी नौकरी पुलिस में लग सकती है, तो प्यारे दोस्तों आपके साथ जो महिला कांस्टेबल तैनात होगी उसके साथ आप कैसा व्यवहार रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं रखना है भैया, ना तो सामान्य व्यवहार रखना है, ना ही दुराग्रहपूर्ण और ना ही विशेष तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपको केवल और केवल अच्छा व्यवहार रखना है, अपने काम से काम बाद बाकी सीताराम। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। महिला पुलिसकर्मी के साथ हम केवल अच्छे संबंध रखेंगे, ना तो विशेष अच्छे, ना ही सामान्य, ना ही दुराग्रहपूर्ण। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है लोक अभियोजन द्वारा माल खानों का निरीक्षण माह में कितनी बार किया जाता है। तो लोक अभियोजन जो होते हैं वो माल खाने का निरीक्षण महीने में 1 बार करते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। ये मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन थे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बोला गया निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। असंगत पहचानना, निम्नलिखित में से असंगत क्या है, तो आप कह सकते हो प्यारे दोस्तों, देखो ये आर का क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। ये क्या है, ये प्यारे दोस्तों हमारे क्या है, हमारे पास जी का दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है क्या, नहीं, ये तो जल प्रतिबिंब बन रहा है, ये तो जी का जल प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, अगर क्यू को देखें ये दर्पण प्रतिबिंब है, अगर हम एस को देखें ये भी दर्पण प्रतिबिंब है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ऑप्शन नंबर बी में मिरर इमेज के स्थान पर जल प्रतिबिंब है, यानी वाटर इमेज है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया नीचे दी गई आकृतियों में 3 किसी न किसी प्रकार से संगत है जबकि 1 असंगत है। असंगत की पहचान करें। 2 डंडियों की आकृति, 2 डंडियों की आकृति और 2 डंडियों की आकृति, जबकि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, 3 डंडियों की आकृति है। ठीक है, इस आकृति को ऑप्शन नंबर बी को बनाने के लिए 3 डंडों का प्रयोग किया गया है, इस कारण ऑप्शन नंबर बी क्या है, असंगत है। चलिए इसी के साथ और आगे चलते हैं। और आगे क्या है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला दूसरे से है। चलिए देखिए, कथक प्यारे दोस्तों कहा गया एक प्रकार का नृत्य है, तो उससे गीत क्या है। देखो जो डांस होता है वो कथक एक प्रकार का क्या है, नृत्य है, और हमारे उत्तर प्रदेश से ही आता है, ये तो आपने पढ़ा होगा जीके जीएस में। इसके अलावा जो शोक गीत होते हैं, जो शोक गीत गाए जाते हैं वो एक प्रकार की कविता होती है। क्या होती है, जो शोक गीत होते हैं वो एक प्रकार की कविता में आते हैं। इस बात को याद रखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यूपी पुलिस में रिपीट कर सकता है क्वेश्चन। ठीक है, याद रखेंगे। यूपी पुलिस 2019 में पूछा था, अभी तो लेकिन नहीं पूछा था, लेकिन अब रिपीट कर सकता है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है रामू की माता ने रामू से कहा, रामू की माता ने रामू से कहा मेरी माता का एक बेटा है। यानी कि जो रामू है वो क्या कह रहे हैं, रामू की मम्मी, यहाँ पर ऊपर हो जाएंगी माँ, रामू की माँ रामू से कह रही हैं कि मेरी माता का एक बेटा है, अर्थात जो रामू की माँ की माँ है इसका क्या है, एक बेटा है। तो क्या हो जाएगा, रामू की माँ का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामू की माँ का भाई हो जाएगा। अब कह रहा है जिसका पुत्र अमित है, मतलब इसका पुत्र क्या है, इसके पुत्र का नाम अमित है। तो रामू की माँ ने रामू से कहा कि मेरी माता का एक बेटा है, मम्मी जी कह रही है मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र अमित है। अमित का रामू के साथ क्या संबंध है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक तरफ मम्मी का भाई, मतलब ममेरा भाई। मेरे मम्मा का लड़का मेरा ममेरा भाई, बोलो भैया, मामा का लड़का ममेरा भाई ही होता है। इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे बोला है यदि हवा को जल, जल को हरा, हरा को धूल, धूल को पीला और पीला को बादल कहा जाए तो मछली कहाँ पर रहेंगी। बेसिकली मछली कहाँ पर रहती हैं, तो आप कहोगे सर जल में रहती हैं, लेकिन यहाँ पे जो जल है उसको क्या बोला गया है, आप कहोगे सर जल को हरा बोला गया है। देखो गौर से, जल को हरा कहा जाए तो मछलियाँ कहाँ पे रहेंगी, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी हरा में रहेंगी। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्यारे दोस्तों एक बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है
किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर उसमें 20% की हानि होती है। इस वस्तु को 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो प्यारे दोस्तों, गौर से समझो। कह रहा है कि मैंने वस्तु को अगर 48 में बेच रहा है, मैंने अगर वस्तु को 48 में बेचा है तो प्यारे दोस्तों 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, और हमें क्या करना है, 20% का लाभ कमाना है। तो प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आप गौर से समझो। अगर मैंने 20% की हानि प्राप्त की है 48 में बेचने पर, तो आप कह सकते हो कि सर ये किसकी वैल्यू है, 100 के स्थान पर केवल 80 की। 100 में 20% की हानि, 80% का मान 48 है, तो हमें ज्ञात करना है 120% का, क्योंकि 100 तो मिडल हो जाएगा, 100 तो उसका कुल मूल्य हो जाएगा, और हमें 20% का लाभ भी प्राप्त करना है, अर्थात 120 का। तो आप यहाँ से कह सकते हो अगर 48 मान है किसका, 80 का, तो 120 का मान कितना हो जाएगा, बस सीधा सीधा बताना है। 1 0 से 1 0, 8 छक्के 48, और 6 का गुणा 12 में होगा तो 12 चंके 72। ठीक है, याद रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर हमें 20% का उस वस्तु पर लाभ प्राप्त करना है तो वस्तु कितने में बेचनी पड़ेगी, आप कहोगे सर 72 रुपये में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर 20% माइनस में बेची तो 80% में बेची होगी। 80% का मान 48 दिया है, हमें क्या करना है, 120% में उसको बेचना है, यानी 20% का लाभ भी कमाना है। तो आप कहोगे 48% मान अगर 80 का है तो 120% का कितना हो जाएगा, यानी गुणा। तो 80 यानी 48/80 गुणा 120 बराबर में 72 आएगा, याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे बोला है किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 80% परीक्षार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में 10% क्या कह रहा है कि अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में कुल 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा में कुल कितनी संख्या थी। परीक्षार्थियों की संख्या परीक्षा में कितनी थी ये बताना है। तो चलिए गौर से देखो, इसको हम आरेख के माध्यम से करेंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो एक आरेख ये बनेगा, दूसरा आरेख हमारे पास ये बनेगा। देखो, एक तो हमारे पास इंग्लिश का है, दूसरा किसका है, पहला इंग्लिश का, दूसरा मैथ का है। तो उसने बोला है कि 70% किस में पास हुए हैं, अंग्रेजी में। 70% अंग्रेजी में पास हुए हैं, तो इसमें फेल कितने हुए होंगे, तो आप कहोगे सर 30%। और दूसरे में बोल रहा है कि 80% हमारे किस में पास हुए हैं, आप कहोगे सर मैथ में। अगर मैथ में 80% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए गए, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 20%। लेकिन उसने कहा कि दोनों में मिलाकर के फेल कितने हो गए, 10%। यानी कि दोनों का जो एरिया होगा इंग्लिश और मैथ का, यहाँ पे मिलाकर के कितने परसेंट फेल हो गए भैया, आप कहोगे 10% फेल हो गए। लेकिन ओवरऑल इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, तो आप कहोगे 30%। पूरी इंग्लिश में 30% फेल हुए हैं। तो अगर 10 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा, 20%। बोलो भैया। आप कहोगे सर कि अगर 30% इंग्लिश में फेल हुए हैं तो 10% तो ऑलरेडी हम काउंट कर चुके, तो अब शेष कितने बचे, 20%। उसी प्रकार मैथ में टोटल 20% फेल हुए हैं, तो अब 10% यहाँ पे आ गया, तो शेष कितना बचा हुआ, 10% यहाँ पर। अगर हम टोटल फेल की कंडीशन निकालें तो हमारे पास कुल मिलाकर के कितने विद्यार्थी फेल हुए, तो आप कहोगे सर कुल मिलाकर के जो फेल हुए विद्यार्थी हैं उनकी संख्या जो है वो 40% है। लेकिन पास हुए कितने होंगे, बोलो पास कितने हुए होंगे, 60%। लेकिन प्रश्न में मेरे प्यारे दोस्तों आपको बोला कुल मिलाकर के 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी 60% लोग क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। लेकिन सवाल में बोला है 144 उत्तीर्ण हुए हैं, तो 100% का मान निकालना है। किसका, 100%, यानी परीक्षार्थी कितने थे, तो आप कहोगे 144% मान अगर 60 का है तो 100% किसका हो जाएगा भैया, यही तो बताना है। हाँ सर, यही बताना है। 0 से 0 को काट दो, अगर हम 6 से काटने जाएंगे 24 छक्के 144, और 10 का इसमें गुणा हो जाएगा 24 में, तो टोटल विद्यार्थी 240 ऐसे थे जो परीक्षा में बैठे थे, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इस बात को आपको प्यारे दोस्तों अच्छे से याद रखना है। ये एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया है प्यारे दोस्तों 70% अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में। लेकिन हमने कहा भैया 10% दोनों विषयों में फेल हो गए। सवाल ने बोल दिया कि 10% दोनों विषयों में फेल हो गए, तो हमने कहा ऐसा करो फेल की कंडीशन निकाल लो। तो हमने जब फेल की कंडीशन निकाली तो इंग्लिश में 30% फेल हुए, 70 पास तो 30 फेल। इसके अलावा गणित में 20% पास फेल हुए, 80 फेल, माफी चाहेंगे 80 पास तो 20% फेल। तो दोस्तों हमें पता चला कि दोनों में फेल 10% थे, तो हमने आरेख के माध्यम से क्या बनाया कि 10% तो दोनों में फेल। अगर टोटल इंग्लिश में 30 थे तो 20 यहाँ पे, और टोटल मैथ में 20 थे तो 10 यहाँ पे। ठीक है, याद रखेंगे। तो ओवरऑल हमें पता चला कि 20%, 10% और 10%, टोटल 40% लोग क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, और 60% लोग पास हुए हैं। सवाल में बोला 60% पास हुए हैं लेकिन 144 पास हुए, तो 60% का मान अगर 144 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 144/60 गुणा 100, 240 सही उत्तर है। आगे आ जाओ। आगे प्यारे दोस्तों 86 नंबर, एक खुदरा व्यापारी थोक विक्रेता को घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेच देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है।
पहले दोस्तों गौर से समझो, 10% का मान कितना होता है मुझे बताओ। आप कहोगे 1/10। वैसे घड़ी के विक्रेता ने क्या किया, एक तरफ MRP लिखा, ठीक है, और दूसरी तरफ उसने क्या लिखा, सेलिंग प्राइस लिखा। उसने कहा कि हमारे पास 10 की वस्तु है, हम 1 की छूट दे रहे हैं। हमेशा ऊपर वाले में छूट या मुनाफा होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो 10% में उसने कहा 10 की वस्तु 1 की छूट दे रहे हैं, कितने में बेच रहा है, 9 में। लेकिन उसने कहा अगर वह अंकित मूल्य पर ही बेच दे, अगर वह 10 रुपये में ही बेच दे तो कितने का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का, यानी कि 9 के स्थान पर वो 1 का लाभ कमा ले। 1 का लाभ कमा ले कितने में, 9 में, तो कितना % का लाभ होगा ये बताना है। तो आप अगर 100/9 करोगे तो 11 सही 1/9 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 11 सही 1/9%। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, याद रखेंगे। देखो गौर से समझ लो, उसने कहा कि 10% के जो विक्रेता था 10% की छूट पर अंकित मूल्य पर देता था। किस पर, अंकित मूल्य पर वो 10% की छूट देता था। लेकिन भैया उसने बोल दिया कि 10% की अगर छूट देता था, यानी MRP यानी उसका अंकित मूल्य यदि 10 था तो उसने 1 की छूट देकर के 9 में बेच रहा था। लेकिन भाई वो कह रहा है कि वह अंकित मूल्य पर ही बेच दे, यानी 9 में ना बेच के वो 9 के स्थान पर 1 ज़्यादा में बेच दे। किसके स्थान पर, 9 के स्थान पर। 1/9 गुणा 100 बराबर 11 से 1/9। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे। आगे अब आपके पास है 87 नंबर का प्रश्न। 87 नंबर में बोला है एक राशि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। यानी प्यारे दोस्तों जो 8 वर्ष हैं वो साधारण ब्याज से कोई राशि कितनी हो रही है, आप कहोगे सर 3 गुनी हो रही है। 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 3 गुनी हो रही है, तो कह रहा है उसी साधारण ब्याज की दर से उसको 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। बोलो भैया, साधारण ब्याज है तो सिंपल लगेगा। उसने कहा 3 गुनी हो रही थी 8 वर्षों में, तो 5 गुनी होगी कितने वर्षों में, बस ये बताना है। तो आप कहोगे कितनी बढ़ी, 2 बढ़ी। अगर 8 वर्षों में हो रही थी 3 गुनी, 2 बढ़ गई, तो 2 का गुना यहाँ पे हो जाएगा 16 वर्षों में। प्यारे दोस्तों ये राशि कितनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। इस बात को याद रखेंगे। 16 वर्ष ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है अनुराधा एक काम को 30 घंटे में, नलिनी एक काम को 45 घंटे में करती है। तो प्यारे दोस्तों दोनों एक साथ मिलकर काम आरंभ करें तो कितने घंटे में करेंगी। यानी जो A4 अनुराधा है वो प्यारे दोस्तों एक काम को 30 घंटे में ख़त्म कर सकती है, जबकि नलिनी उसी काम को कितने घंटे में, 45 घंटे में ख़त्म कर सकती है। तो प्यारे दोस्तों हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। 90 यानी टोटल काम आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इनकी क्षमता देखो, जो अनुराधा है उसकी क्षमता आएगी 3, जो नलिनी है इसकी क्षमता आएगी 2। प्यारे साथियों इसने बोला है दोनों एक साथ काम करें, यानी अनुराधा प्लस नलिनी अगर ये एक साथ काम करें तो एक दिन में कितना काम कर पाएंगी, 5 की क्षमता से काम करेंगी एक दिन में। तो कह रहा है कि 90 काम खत्म करने के लिए उनको कितना दिन लगेगा, एक दिन में 5 करती हैं तो 90 कितने दिनों में, आप कहोगे 18 दिनों में, सॉरी 18 घंटों में, क्योंकि वहाँ पर दिन के स्थान पर घंटे दिए हैं सभी में, ठीक है, याद रखेंगे। 1 घंटे में 5 की क्षमता से काम करती हैं तो 18 घंटे में पूरा का पूरा 90 काम निपटा देंगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों आप सभी इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, कह रहा है दोस्तों एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार कर सकती है। एक बिजली के खंभे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कह रहा है कि रेलगाड़ी की जो चाल है प्यारे दोस्तों, जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, याद रखेंगे। 45 kmph है। और दोस्तों इसकी जो प्लेटफॉर्म है इसकी लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे सर 100 मीटर है। 100 मीटर इसकी लंबाई है, जबकि ये कितने समय में पार कर जा रही है, यानी टाइम कितना लग रहा है, तो आप कहोगे सर इसको टाइम लग रहा है 60 सेकंड, ठीक है, याद रखेंगे। तो अब मेरी बात को समझना है गौर से। कोई रेलगाड़ी होगी, जैसे मैंने कहा ये एक प्लेटफॉर्म है, इस पर एक खड़ी रेलगाड़ी है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म को पार करने में 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लग रहा है, तो आप कहोगे 60 सेकंड लग रहा है, गति जब उसकी 45 है। लेकिन प्यारे दोस्तों मेरी बात को समझो, जब ये रेलगाड़ी आगे चलेगी तो ये रेलगाड़ी कुछ इस प्रकार से पार करके आएगी, बोलो भैया, कुछ इस प्रकार से पार करके आएगी। तो अर्थात 100 मीटर तो दूरी तय करेगी ही करेगी, उसके साथ साथ में ये अपनी पूरी गाड़ी की जितनी भी इसकी गाड़ी की लंबाई होगी वो भी तय करेगी। तो आप कहोगे हाँ सर, इसका मतलब है कि 100 मीटर के साथ साथ में रेलगाड़ी को खुद की लंबाई भी तय करनी पड़ेगी। तो आप कहोगे यहाँ पर फॉर्मूला सर सबसे पहले लगाते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोस्तों आप कहोगे चाल तो हमें 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, दूरी कितनी है, 1 मिनट, प्लस नहीं लगाएंगे, बराबर 45 किलोमीटर इसकी चाल है, दूरी कितनी है, आप कहोगे 100 मीटर रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म की लंबाई, जबकि x मीटर हम मान लेते हैं। यहाँ पर x मीटर क्या मान लेते हैं प्यारे दोस्तों, हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई।
और टोटल ये कितने समय में पार कर रही है, तो 60 सेकंड में पार कर रही है। कितने समय में प्यारे दोस्तों, 60 सेकंड में। तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से, 5/18 से। तो चलिए x बराबर अगर निकालने जाएंगे, क्या कट रहा है कोई, हाँ कटेगा, 6×18 6×60, नहीं 6×60 इस तरह से। तो आप कहोगे सर यहाँ से ये कट जाएगा, 45 कितने बार में, 15 बार में। तो यहाँ पे आएगा 15×75, कितना आएगा 75 बराबर में कितना आ जाएगा 100 प्लस में x, और यहाँ पे ये जो नीचे 10 है, जब ये तिरछा गुणा होगा इस तरफ जाएगा तो 75 का गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है, इसमें इसका गुणा हो जाएगा। तो 750 में घटेगा 100 इस तरफ आकर के, तो x का मतलब क्या माना था हमने, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी वो प्यारे दोस्तों 650 मीटर होगी, 650 मीटर। अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी उसने हमसे ये कहा है कि जो रेलगाड़ी है वो खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। जैसे ये खंबा खड़ा है, इसमें एक रेलगाड़ी है, तो ये कुल मिलाकर के जब खंबे को पार कर रही होगी तो क्या ये अपनी खुद की दूरी पार नहीं कर रही होगी, बताओ। अगर खंबे को पार कर रही होगी ये रेलगाड़ी तो क्या खुद की पूरी दूरी पार नहीं कर रही होगी, आप कहोगे हाँ सर। तो अब हमें इसमें भी लगाना है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल तो हमें पता ही है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसका समय निकालना है। अब समय जब निकालना है तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो प्यारे दोस्तों 650 मीटर है। बोलो कितनी है, 650 मीटर। चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको जब हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर 5/18 का गुणा होगा और 18 ऊपर चला जाएगा, कहाँ पर, ऊपर। अब काटेंगे इसको, अब इसको अगर हम काटेंगे तो 5 से कटेगा 130 बार में, 13×5 चूँकि 65 होता है। अब दोस्तों 6 से काटो, 6×18, अगर दोस्तों हम देखेंगे, नहीं 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3×18, यहाँ पे काटेंगे 15 बार में, ठीक है। अब इधर देखना है आप लोगों को 130×6, 130×6 है यहाँ पे, 13×78 यानी कि 780 प्यारे दोस्तों दिया है, और 15 से हमें काटना है। 15×5 75, 15×5 और 3 बचेगा, 15×2 30, यानी कि जो समय लगेगा प्यारे दोस्तों वो 52 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा, 52 सेकंड। इस बात को आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 52 सेकंड दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे दोस्तों, केवल चाल बराबर दूरी बटे समय लगाना है, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और एक बार इसको रिपीट करके जरूर देखना है क्योंकि क्लास लंबी हो रही है, इसको आपको वापस जाके देखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बोला है, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 8:5 है। कितना है लड़के और लड़कियों का अनुपात, प्यारे दोस्तों 8:5 है। लड़कियों की संख्या 160 है, यानी कि जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं इनका जो रेशियो दे रखा है वो 8:5 दे रखा है, 8:5। और दोस्तों यहाँ पर गर्ल्स की जो संख्या है वो 160 दे रखी है। कितनी, 160। तो आप कहोगे यहाँ पर कितना गुना है, सर इसका 32 गुना है, 32 गुना है। तो 8 का ही हम क्या कर देंगे, इसका 32 गुना कर देंगे, तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों हमारे पास बच्चे आ जाएंगे। लेकिन हम 32 गुना 8 का ही क्यों करें, क्योंकि उसने तो पूछा है स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी 8×5 13, यानी दोनों मिलाकर के, लड़के और लड़कियाँ मिलाकर के विद्यार्थी होंगे, तो 13 का मान निकालना है। तो आप सीधा कर सकते हो 32 गुणा 13, क्या कर सकते हो, 32 गुणा 13। तो प्यारे दोस्तों 13×2 = 26, 13×3 = 39, 2 41, यानी प्यारे दोस्तों पूरे के पूरे स्कूल में जो बच्चों की संख्या होगी वो 416 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी है। रेशियो का एक आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है पसंद आया होगा। और इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह के एफर्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्यारे दोस्तों मेहनत लगती है। एक प्यारा सा आप कमेंट भी कर सकते हैं, क्लास कैसी लगी दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इम्पोर्टेंट है, नहीं किया है सब्सक्राइब तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाली क्लासेस का अपडेट मिलता रहे। यूपी पुलिस के लिए इस तरह के निरंतर मॉक टेस्ट चलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।